केमिस्ट्री क्लास 12 हमारा चैप्टर है थर्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे 2026, 25 और 24। कुछ क्वेश्चंस पहले की भी होंगे पर हमारा मेन फोकस रहेगा 2026 से 2024 तक। तो पहले हम लोग यहाँ पर कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने यहाँ पर इनको डिवाइड किया है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके पहले कुछ बात कर लेते हैं। जैसे जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, उसमें मेनली 3 चीज़ें स्टडी करते हैं। पहला फिजिबिलिटी, मतलब क्या वो रिएक्शन होगा कि नहीं, उसके लिए हम लोग डेल जी ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमें पढ़ना होता है। दूसरा हमारे पास होता है एक्सटेंट, मतलब क्या पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट बनाने लगेगा। तो ये सब हम लोग स्टडी करते हैं चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में। ये दोनों क्लास 11th में थे। और एक स्पीड होता है, मतलब अगर हमें पता है ये रिएक्शन होगा और इस एक्सटेंट तक होगा तो उसका स्पीड क्या है, क्या वो बहुत समय ले लेगा, तुरंत हो जाएगा। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काइनेसिस। ठीक है, तो काइनेटिक्स मतलब स्पीड, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन। पहला टॉपिक है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड यूनिट। बहुत डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे और क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस। तो केमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है हम लोग 2 तरह से देख सकते हैं। जब हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें, मतलब समय के संग रिएक्टेंट कितना घट रहा है, क्योंकि जब समय बढ़ेगा रिएक्टेंट घटेगा क्योंकि वही प्रोडक्ट बनाएगा, और समय के संग प्रोडक्ट बढ़ता है। तो हम लोग रेट बता सकते हैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, हम लोग दोनों देखेंगे। दोनों ही केस में हम चेंज फाइंड करते हैं। रेट या स्पीड ऑफ अ रिएक्शन होता है चेंज, मतलब कंसंट्रेशन कितना घटा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कितना बढ़ गया, डिवाइडेड बाय कितना समय लगा। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बढ़ता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटता है और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ता है। माना कि हमारे पास एक रिएक्टेंट आर है जिससे प्रोडक्ट पी बन रहा है। ठीक है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, इसको अभी छोड़ देते हैं। तो लिखने का तरीका होता है 1 हम लोग जनरली यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर। तो T1 पे हमारे पास मान लेते हैं R1 है और P1 है, T2 पे R2 और P2 है। अब रेट निकालने के लिए हम चेंज निकालेंगे, तो हम लोग रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी सोच सकते हैं और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी सोच सकते हैं। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, टाइम फाइनल T2 है, इनिशियल T1 है। अब यहाँ पर डेल मतलब चेंज हो गया, डेल्टा। तो R2 माइनस R1, देखिए R2 कम होगा क्योंकि समय के संग रिएक्टेंट घटता है। R2 फाइनल है तो फाइनल कम होगा, और जो प्रोडक्ट है वो फाइनल ज़्यादा होगा क्योंकि समय के संग प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा। तो टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही, तो रिएक्टेंट डिक्रीज़ होते हैं, डिसअपेयर मतलब पूरा वो प्रोडक्ट बन गया तो वो गायब हो गया, मतलब वो प्रोडक्ट बन गया वो। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब देखिए R2 माइनस R1 हमेशा निगेटिव आएगा, तो उसको पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग पहले ही निगेटिव साइन लगा देते हैं क्योंकि हमें पता है इसका आंसर निगेटिव आएगा। तो माइनस डेल आर बाई डेल टी होता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग प्रोडक्ट को देखें तो प्रोडक्ट का अपीयर, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी हो जाएगा इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन। चाहे इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, वो हमेशा P2 माइनस P1 R2 माइनस R1 होता है, क्योंकि R2 छोटा है तो डिक्रीज़ है, P2 बड़ा है तो इंक्रीज़ हो गया, तो प्लस आएगा। ये डेल्टा चेंज होता है। तो जो एवरेज रेट होता है कोई इंटरवल के लिए, समय के लिए 10 मिनट 15 मिनट ऐसे करके, तो ऐसे जो इंटरवल के लिए चेंज होता है वो एवरेज होता है। तो वो होता है माइनस डेल आर या कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डेल टी या फिर डेल पी बाई डेल टी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की तरह होता है, जितना समय के लिए कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब आता है यूनिट। तो यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो चेंज है कंसंट्रेशन का वो है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट ही जो मोल पर लीटर होता है, और चेंज इन टाइम मतलब टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। आगे जब आप रेट कांस्टेंट के यूनिट्स वगैरह देखिएगा, 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। ये रेट का कांस्टेंट है, तो रेट किसका, रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब गैसियस रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो उसमें ATM का यूज़ होता है, तो उसके लिए यूनिट हो जाएगा ATM पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, तो जब हमारा डेल्टी टेंड्स टू 0 होता है, बिल्कुल मैथ जैसा कॉन्सेप्ट है लिमिट का, तो वहाँ पर डेल्टा हमारा डी में बस कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उसको माइनस DR बाई dt लिख देते हैं और DP बाई dt लिख देते हैं। फिर स्लोप वगैरह से कैलकुलेट होता है, उतना अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है। कैलकुलस और मैथ्स फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है और केमिस्ट्री में भी ये यूज़ होता है, पर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन रहता है बैलेंस्ड इक्वेशन और हमें रेट लिखना होता है, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन करना होता है। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी थ्योरी का है, मतलब थ्योरी में समझाया गया, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन बना लिया है। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये हमारे पास इक्वेशन है।
तो यहाँ पर जब हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो माइनस डेल एच डी बाई डेल टी और माइनस डेल सी एल टू बाई डेल टी। तो ओवर राइटिंग का ध्यान रखेंगे, माइनस हमें नहीं भूलना है और इंस्टेंटेनियस में बस डेल को हम लोग डी में बदल देंगे। उसी तरह अगर हम लोग प्रोडक्ट्स को देखें तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास प्लस आ जाएगा, तो डेल एच जी सी एल टू बाई डेल टी और इंस्टेंटेनियस में डेल्टा को हम लोग डी से कन्वर्ट कर देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग तीनों को एक साथ लिखेंगे क्योंकि रेट हमारा सेम होगा, ठीक है, तो तीनों को एक साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया एवरेज रेट। राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर एनसीईआरटी थ्योरी फिर से बीच में से मैंने लिया है। अब यहाँ पर देखिए स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो बस 1 बाय कर देते हैं, मतलब 1/2 हो जाएगा या 1/1 1 ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा बस, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से एनसीईआरटी थ्योरी से लिया हुआ, ये हमारे पास रिएक्शन है, तो यहाँ पर 1/5 हो जाएगा और यहाँ तो 1 ही है तो ये ऐसे ही हो जाएगा, फिर ये 1/6 हो जाएगा, 1/3 1/3। कभी कभी प्लस माइनस में आप भूल सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है, रिएक्टेंट के लिए माइनस और प्रोडक्ट के लिए प्लस, क्योंकि वो बन रहा है समय के संग वो बढ़ रहा है तो चेंज पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, पार्शियल मतलब मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे, बाकी कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ब्यूटाइल क्लोराइड है, हेलो एल्केन्स वगैरह में इन सबको हमें पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी सेकेंड पार्ट में है ये। तो समय के साथ ये कैसे चेंज हो रहा है अल्कोहल में, ये भी हमें पढ़ना है। तो उसको दिया हुआ है, जैसे जब 0 सेकेंड था तो यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्टेंट था, 2 रिएक्टेंट है पर इसके रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल सकते हैं, तो 0.100 था। जब 50 सेकेंड बीत गया तो ये कम हो रहा है, देखिए 0.09 कम है 0.1 से, फिर 100 सेकेंड बीत गया तो और कम हो गया, तो ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें एवरेज रेट कैलकुलेट करना है डिफरेंट इंटरवल्स पे, ठीक है। तो एवरेज रेट होता क्या है, तो माइनस ऑफ डेल इतना बाय डेल टी। तो इसका फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन बहुत सारे दिए हैं तो कोई भी 2 उठा सकते हैं, एक को फाइनल मान लेंगे, एक को इनिशियल मान लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे ये तो थोड़ा समझाने के लिए दिया हुआ था, पर आगे हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज में ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। तो सबसे पहले हम लोग 0 सेकेंड और 50 सेकेंड, क्योंकि हमें 2 टाइम चाहिए तो पहले ये दोनों हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो ये इनिशियल टाइम है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा R1 और ये हमारा R2 हो जाएगा, ठीक है, फाइनल टाइम T2 पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने R1 R2 कर दिया है, फिर मैंने यहाँ पर चेंज कैलकुलेट किया, बस कैलकुलेशन हमें करना है, थोड़ा ध्यान रखना है साइंटिफिक फॉर्म में, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के एंड में हम लोग यूनिट लिख देंगे, ज़रूरी नहीं है हर स्टेप में यूनिट लिखें, ऐसा ही यूनिट होनी चाहिए, हमें कन्वर्जन का ध्यान रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा अलग रिप्रेजेंटेशन है पर ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर निगेटिव आ रहा है, पर पहले हमने माइनस के साथ ध्यान रखा था फॉर्मूला में, ताकि हमारा रेट पॉजिटिव में आए, ठीक है। तो माइनस प्लस बस बताता है कम हो रहा है या बढ़ रहा है, बाकी रेट हम लोग पॉजिटिव में रखेंगे। तो इसी तरह आगे भी कैलकुलेट किया गया है, तो यहाँ पर रेट अलग अलग होगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है, ठीक है, तो रेट हमारा क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो जब समय हमारा बढ़ता है तो रेट धीरे धीरे घटना शुरू होता है, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वगैरह है नहीं, तो वो टकरा के अब कम हैं, तो कम टकरा रहे हैं, कम रेट से, कम समय से, वो मतलब कम स्पीड से वो बना रहे हैं प्रोडक्ट। तो जब समय बढ़ता है तो हमारा रेट जो होता है रिएक्शन वो घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा एक्सपेरिमेंट से देखना पड़ेगा किस तरह से वो घटता है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है रेट हमारा घटता है, ठीक है। अब देखिए जब समय बढ़ता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है और रेट भी हमारा घटता है। तो रेट क्या होता है, रिएक्टेंट का पावर होता है, ये पावर क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। ये हम लोग रेट लॉ में देखेंगे बाद में, मतलब इसी क्लास में बाद में हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी 3.2 का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को ईजी लिखते हैं, सॉरी यहाँ थोड़ी गलती हुई है। तो यहाँ देखिए द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 हमारे पास रिएक्टेंट है, इसको हमें तोड़ना है या टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है इतने टेम्परेचर पे, केल्विन पे, हैज़ बीन स्टडीड बाय मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को इसका स्टडी किया गया। शुरू में इसका कंसंट्रेशन 2.33 मोल पर लीटर था और 184 मिनट्स के बाद इसका कंसंट्रेशन घट गया, क्योंकि रिएक्टेंट घटता है समय के संग, ठीक है। आप देख सकते हैं 2.33 से कम हो गया। अब ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ऐसा हो रहा है, ठीक है। हमें निकालना है एवरेज रेट आवर्स में, ठीक है,
मिनट्स में और सेकंड में। व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, NO2 कितना बन रहा है, किस रेट से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लिख दिया, शुरू में क्या था, फाइनल क्या था और टाइम कितना लगा, और क्या क्या हमें फाइंड करना है वो लिख दिया। एवरेज रेट क्या होता है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल, तो यहाँ 2 है तो 1/2, और क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दिया। बस फिर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो चेंज होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल हो गया मतलब 2 और इनिशियल हो गया मतलब 1। जनरली इनिशियल को 1 लेते हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर हमारा मिनट में आएगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर डेल्टी की वैल्यू मिनट में ली थी। बस इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, आवर और सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे यूनिट कन्वर्शन में। अब हमें ये भी पूछा गया है कि NO2 कितना बनेगा। अब देखिए रेट हमेशा सेम होता है, चाहे आप रिएक्टेंट की नज़र से देखिए या फिर प्रोडक्ट की नज़र से। तो रेट जो हमारा होगा वो तो इसके बराबर होगा, तो मिनट वाला रेट ले लेते हैं। और यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप देखिए तो 4NO2 है, तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा प्लस में। बस इसको हमें बस कैलकुलेट करना है, तो एक बार हम लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो रेट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डेल NO2/ΔT। ये पूरा हम लोग लेंगे, ΔT को उधर नहीं भेजेंगे, इस पूरे को बोलते हैं रेट। तो रेट में नीचे T आता ही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन R2P द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर से 0.02। तो आप देख सकते हैं घट रहा है, रिएक्टेंट घटता है, तो इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, तो इनिशियल ज़्यादा होता है, तो ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा R2 हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में घट रहा है, 25 मिनट में घट रहा है। हमें रेट निकालना है और मिनट और सेकेंड में। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल, तो इनिशियल में हम लोग R1 मान लेते हैं। R1 हमारे पास कितना था, 0.03, और आप पूरा यूनिट भी लिख दीजिएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, उसके बाद फाइनल हमारे पास क्या था, तो फाइनल में मैंने R2 लिख दिया, क्या है 0.02, तो 0.02 मोल पर लीटर। बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। रेट के लिए हमें टाइम भी चाहिए, तो देखिए टाइम हमारे पास कितना है, इन 25 मिनट्स। तो यहाँ पर ΔT हमारे पास कितना है, 25, और मिनट है तो हम लोग यहाँ यूनिट लिख देंगे 25 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रेट निकालना है। अब हमारे पास रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन है R से P। इसका कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो दिया नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा रेट होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ΔT। अब चेंज हमेशा होता क्या, R2 माइनस R1, तो यहाँ पर R2 माइनस R1 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन करिएगा तो क्लोज करिएगा, डिवाइडेड बाय ΔT। तो ΔT यहाँ लिख देते हैं। अब एक साथ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। R2 0.03 है, तो माइनस सॉरी R2 0.02 है ना, ध्यान से क्योंकि कम होगा, माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय ΔT हमारे पास 25 मिनट्स है। इसको बस आप कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आपका मोल पर लीटर पर मिनट में आ जाएगा। फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं सेकंड में। तो यहाँ मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, बाकी बस यहाँ कैलकुलेट आपको करना है, रेट पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन टेक्स्ट का क्वेश्चन था तो एवरेज रेट निकलेगा क्योंकि यहाँ हमारे पास इंटरवल है टाइम का। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ रिएक्शन 2A प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रिएक्शन दिया है, 2A प्रोडक्ट बना रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट में ये घटता है। कैलकुलेट द रेट, तो फिर से रेट निकालना है। तो यहाँ फिर से मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें रेट में डिवाइड करना है कि नहीं वो पता चल जाता है। सिर्फ प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 0.5 मतलब R1। आप A भी ले सकते हैं पर यहाँ मैं R ही ले रहा हूँ। R1 हमारे पास क्या है, 0.5 है, हाँ 0.5 मोल पर लीटर। ठीक है, और वो घट रहा है 10 मिनट में 0.4, और हमें पता है रिएक्टेंट तो घटते ही है समय के साथ। तो यहाँ पर R2 हमारे पास आ जाएगा फाइनल। तो R2 हमारे पास हो गया 0.4 मोल पर लीटर। अब अगर हम लोग टाइम देखें तो टाइम हमारे पास आएगा 10 मिनट।
10 मिनट। ठीक है, अब हमें करना क्या है, रेट निकालना है ड्यूरिंग दिस इंटरवल, रेट। तो हमारे पास रेट क्या होता है, अब रिएक्टेंट है तो माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो माइनस ऑफ, अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट भी ले सकते हैं, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, अब हमें करना क्या, R2 की वैल्यू रखनी है, R1 की वैल्यू रखनी है और डेल टी। तो R2 हमारे पास कितना है 0.4 माइनस 0.5, लास्ट में हम लोग यूनिट लिख देंगे और 10 मिनट से ध्यान रखिएगा, तो पर मिनट आएगा, बस इसको आपको अब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, NCERT इन टेक्स्ट का था। अगला क्वेश्चन हमारे पास अब 2026 के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमें रेट बताना है NH3। तो NH3 प्रोडक्ट है तो पहले तो प्लस होगा, तो देखिए यहाँ माइनस है, ये तो नहीं होगा, प्लस है। अब यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 होना चाहिए, 1/3 है, ये 1/4 है, तो ये 1/2 डेल NH3 का कंसनट्रेशन बाय डेल टी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये हमारा हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 3A से 2B हो रहा है और हमें dB/dt, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस है, तो चलिए इसको देखते हैं। 3A से हमारा बन रहा है 2B, तो सबसे पहले हम लोग रेट लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस लिखना है तो d का प्रयोग करेंगे, तो माइनस 1/3 dA/dt, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिएक्टेंट को देख रहे हैं। प्रोडक्ट है तो 1/2 प्लस में रहेगा, तो dB/dt। ठीक है, अब हमें बताना है dB/dt और हमारे पास dA है, तो हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन को चुनते हैं। कौन से वाले को, इसको, इतना हिस्सा को। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1/3 dA/dt इज इक्वल टू 1/2 dB/dt, है ना। कंसंट्रेशन भी ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2/3 dA/dt इज इक्वल टू प्लस, है ना, प्लस में रहेगा dB/dt। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2/3 dA/dt। तो देखते हैं -2/3, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो 2026 के क्वेश्चन है, 2023 में भी आया था, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है 2A गिव्स 3B, 2026 का ही है और हमें यहाँ पर dB/dt निकालना है। ठीक है, तो ये हम लोग फिर से एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2A हमारा 3B दे रहा है, तो 2A हमें दे रहा है 3B और हमें निकालना क्या है इस बार, dB/dt। तो फिर से वही निकालना है, dB/dt। तो यहाँ पर हम लोग रेट लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, 2A 3B, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3A 2B था, मतलब उल्टा था। ओके, तो यहाँ पर रेट हमारे पास हो गया, तो माइनस आ जाएगा रिएक्टेंट के लिए dA/dt। अब यहाँ पर 1/2 हमें ध्यान रखना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इक्वल टू प्रोडक्ट है तो 1/3 प्लस में ही आएगा dB/dt। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, -1/2 dA/dt इक्वल टू 1/3 dB/dt। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, dB/dt, तो हम लोग इसको उधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -3/2 dA/dt इज इक्वल टू dB/dt। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, -3/2 dA/dt। तो ये हमारे पास आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे 2024 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, x + 2y गिव्स p। ठीक है, और इसमें हमें कुछ इक्वेशंस हमें निकालनी है।
और ये अलग अलग चीज़ को रिलेट की गई है। जैसे यहाँ पर हमारे पास p और y है, यहाँ पर x और p है, यहाँ पर p और x है। तो इसमें हम लोग एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और सब में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो d से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास है x + 2y गिव्स p, x + 2y गिव्स p। तो यहाँ मैं रेट लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस dx/dt। आप कंसंट्रेशन लगा सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और माइनस में आएगा क्योंकि अभी हम लोग रिएक्टेंट की ही बात कर रहे हैं। तो dy/dt इक्वल टू, अब प्रोडक्ट आ गया तो dp/dt। अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग चीज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक बार ले सकते हैं x और y के लिए, ऑप्शन में कहीं है x और y, एक्स वाई। अच्छा x और y तो कोई है ही नहीं ऑप्शन में, तो x y नहीं लेते हैं हम लोग। x और p और y पहले लेते हैं। p y कहाँ है, ये रहा p और y, कहाँ गया, हाँ p और y, ये वाला हिस्सा पहले लेते हैं। तो इसको अलग लिख देते हैं। तो -1/2 dy/dt इज इक्वल टू dp/dt। देखते हैं क्या ऐसा कुछ आ रहा है। तो अच्छा यहाँ पर dy/dt है, तो इसको अकेला करना होगा, तो 2 को उधर भेज देते हैं। तो -dy/dt इज इक्वल टू 2 dp/dt। क्या ये आ रहा है, -dy/dt इक्वल टू 2 dp? हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं वो गलत क्यों है। तो p और y, तो देखिए यहाँ पर p और y भी है, लेकिन y के संग -2 नहीं है, y के संग -1/2 है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। और एक हम लोग को p और x में थोड़ा कैलकुलेट करना है, तो चलिए p और x को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। p और x कहाँ है, तो ये दोनों हैं, ये और ये दोनों। तो यहाँ पर -dx/dt इक्वल टू dp/dt। तो -dx/dt इज इक्वल टू dp/dt। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि dx के संग माइनस है, dp के संग प्लस है। पर यहाँ पर देखिए dx के संग प्लस दे दिया, तो ये तो नहीं होगा। और यहाँ पर दोनों के संग माइनस दे दिया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर है माइनस वहीं रखिएगा, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना है। डिफाइन रेट ऑफ अ रिएक्शन 2010 में क्वेश्चन आया था। तो देखिए रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन यूनिट टाइम, है ना, डिवाइडेड बाय डेल्टी होता है। तो इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो जो यूनिट टाइम में चेंज होता है, ठीक है, उसको हम लोग रेट बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। आगे हमारे पास है, हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 हमें दिया हुआ है। तो हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकालना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी थोड़ा हमने देखा था कि इस बार हमें क्या दिया हुआ है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, मतलब NO2 किस रेट से फॉर्म हो रहा है और हमें बताना है तो N2O5 किस रेट से डिसअपियर हो रहा है। वो डिसअपियर तो होगा क्योंकि वो रिएक्टेंट है, वो कम होता जाएगा। तो चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल है। तो पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ। 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, 4NO2 plus O2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो हमें दिया है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है। अब क्या है, ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है, रेट ही होता है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा क्या, पहले उसको देख लीजिए ध्यान से। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब होता है डेल NO2 डिवाइडेड बाय डेल टी, ये होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन। अभी हम लोग इसमें 4 वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, मतलब समय के संग NO2 कितना फॉर्म हो रहा है, 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3। तो 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5।
मतलब N2O5 किस तरह से या किस स्पीड से रेट से कम हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हम लोग पहले निकालते हैं NO2 के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 1/4 चेंज ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टी। और हमें किसके लिए और निकालना है, N2O5 के लिए, तो हम लोग इक्वल टू में लिख सकते हैं -1/2 चेंज ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टी। ठीक है। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग इस इक्वेशन को अलग निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन को। ठीक है, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है, ये जो हिस्सा है चेंज, ये चेंज हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/4 रेट ऑफ चेंज ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टी इज इक्वल टू -1/2 रेट ऑफ चेंज ऑफ N2O5 बाई डेल्टी। अब रेट मैंने बोल दिया है तो डेल्टी मतलब मैंने बोल ही दिया, 2 बार वैसे बोलते नहीं है, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, तो ये वाला हिस्सा कैलकुलेट करना है। ये हिस्सा क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो 2 हमारे मतलब ये माइनस के साथ है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज रिएक्टेंट है तो माइनस, तो 2 को उधर भी भेज देते हैं और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/4 इंटू, ये पूरा कहलाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ये कितना दिया है, तो 2.8 इंटू 10⁻³ तो 2.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ N2O5। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 1 2 2 1 1.4, तो हमारा आंसर हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 1.4 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट है। तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग होता है। जब से बोला जाए रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर उस रिएक्टेंट को लेते हैं, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, मतलब सिर्फ इतना पूछा गया था, चेंज ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस ये पूछा गया था। और जो 1/2 है उसको उधर भेजेंगे, वो उसको आंसर में नहीं लिखेंगे, मतलब यहाँ नहीं लिखेंगे, और डायरेक्ट आंसर में कैलकुलेट होके एक आंसर आ जाएगा। तो 1.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर मोलर पर सेकेंड। या मोलर क्यों लिखा गया, क्योंकि मोल पर लीटर को हम लोग मोलर भी बोलते हैं, तो मोलर पर सेकेंड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग टॉपिक 2 पे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एंड रेट लॉ। फैक्टर्स क्या होते हैं, तो जो रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो जो रेट लॉ भी हम लोग देखेंगे उसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे उसको रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल मतलब डेटा पे हम लोग इसको देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, या एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन मतलब एक्सपेरिमेंट में डेटा वगैरह जब कलेक्ट करते हैं तो उस पर वो डिपेंड करता है क्या रेट है। कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रेट लॉ की मदद से हम लोग उसको निकालते हैं, जिसमें हम लोग रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन लेते हैं। तो रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ, ये सब क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेज नंबर 16 के टेबल में हमने देखा था, तो देखिए ये हमारे पास टेबल था जो हमने पहले देखा था, NCERT का ही है, तो ये रहा। तो इस टेबल में हमने देखा था जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे हमारा रेट क्या होता है, कम होता रहता है, रिएक्टेंट क्या है, घटता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो हमने टेबल से देखा कि जब रिएक्टेंट हमारा ज़्यादा होता है तो रेट ज़्यादा होता है, रिएक्टेंट घटता है तो रेट भी घटता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है जहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d 2 3 4 मतलब बैलेंस करने के लिए वो जो नंबर होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वैसे हमारा रिएक्टेंट कैपिटल A कैपिटल B है और प्रोडक्ट कैपिटल C कैपिटल D, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। तो हमारा रेट क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है उसका कंसंट्रेशन
पावर एक्स और वाई। अब देखिए ये जो एक्स वाई है वो ए बी नहीं है, यहाँ पर ये ए और बी नहीं है, ठीक है। वो एक्स वाई एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। एक्स और वाई ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो एक्स वाई अलग ही होता है, ठीक है। कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग एक्स वाई लिखेंगे, ए बी नहीं लिखेंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको जब इक्वलिटी साइन में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट के आता है, के को हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रेट को हम लोग माइनस डी आर बाई डी टी लिखते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन भी आता है डिफरेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो माइनस डी आर बाई डी टी, ये तो हमने अभी देखा, डी आर बाई डी टी इंस्टेंटेनियस रेट होता है। इसको हम लोग अब के ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। एक्स और वाई की वैल्यू थ्योरेटिकल हम लोग नहीं लिखेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होती है वो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलती है, ठीक है। तो कभी कभी वो सेम हो सकती है, कभी कभी सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका जो रेट लॉ है उसमें NO की पावर 2 आई और यहाँ पर भी 2 थी, O की पावर 1 आई और यहाँ पर भी इक्वेशन में 1 थी, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर H2O की पावर 0 है जबकि यहाँ पर 1 है। तो कभी कभी सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम लोग सिर्फ एक्स वाई लिखेंगे। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी हम लोग देखते हैं, तो ऑर्डर क्या होता है, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ। रेट लॉ जो होता है इसको रेट लॉ बोलते हैं या रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसमें जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उनको जोड़ने पे जो मिलता है वो ऑर्डर होता है, उसको ओवरऑल ऑर्डर या ऑर्डर भी कहते हैं। अगर किसी एक रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर देखना है तो फिर अलग से क्वेश्चन में बोला जाएगा, जैसे ए के लिए ऑर्डर एक्स है, बी के लिए ऑर्डर वाई है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर पूछा जाए तो एक्स प्लस वाई हम लोग बोलेंगे। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया एक्स प्लस वाई, ठीक है। या तो बोला जाएगा ओवरऑल ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोला जाएगा। जब बोला जाए ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट या ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए बी, तो हम लोग फिर सिर्फ ए को देखेंगे या बी की पावर देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया एक्स और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया वाई। कंसंट्रेशन ऑफ बी या सिर्फ बी भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट की बात हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में अंतर पूछा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शन निगेटिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो फ्रैक्शन और निगेटिव नहीं होता है। ऑर्डर 0 का मतलब होता है रेट ऑफ द रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो गया कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो रेट नहीं बदलेगा, उसी रेट से रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है, चेक किया जाता है। अब यहाँ पर NCERT सॉल्व और ये एक्सरसाइज नहीं, सॉरी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को EG लिखते हैं, एक्सरसाइज को EX लिखते हैं। वैसे इंग्लिश में लिखते समय दोनों EX से शुरू होता है, पर एग्जाम्पल को EG लिखते हैं। तो कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जिसमें हमें रेट लॉ दिया हुआ है। तो रेट लॉ दिया रहता है, हम लोग खुद से रेट लॉ नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर बस हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा कंपेयर करके जोड़ा, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 2 आ जाएगा। तो 1/2 + 3/2 पावर्स को जोड़ते हैं सेकेंड ऑर्डर। उसी तरह बी में यहाँ पर हमारे पास पावर 3/2 और -1 है, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 1/2 आ जाएगा हाफ ऑर्डर, ठीक है। एक बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें ये पता नहीं चलता कि वो रिएक्शन कंप्लीट कैसे हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, जो रिएक्शन होता है सब में एक स्टेप लिखा रहता है, ठीक है, जैसे N2 + 3H2 2NH3, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन वो एक स्टेप में होता नहीं है, एक से ज़्यादा स्टेप में होता है। तो जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्शन होते हैं वो एक स्टेप में होते हैं। एक बैलेंस इक्वेशन जो लिखा रहता है वो तो हमेशा एक ही स्टेप में लिखा रहता है, इधर रिएक्टेंट, इधर एरो और इधर प्रोडक्ट, लगता है एक बार में हो गया, पर एक बार में होता नहीं है। ज़्यादातर रिएक्शन में 3-4 स्टेप्स लगते हैं इंटरमीडिएट। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें कभी कार्बोकैटायन, कभी कार्बोएनायन, कभी नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक है, आयंस बनते हैं और फिर प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसे हमें देख के पता नहीं चलता है, मैकेनिज्म से पता चलता है। तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें ये पता नहीं चलता कि रिएक्शन कंप्लीट कैसे हुआ है, ठीक है, मतलब एक स्टेप में या ज़्यादा, क्योंकि या जनरली ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं वो एक से अधिक स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं वो तो एक ही स्टेप में होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं वो मैकेनिज्म से देखेंगे वो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस कॉल्ड मैकेनिज्म गिव्स द प्रोडक्ट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, तो 0 ऑर्डर, जिसकी ऑर्डर 0 मतलब पावर 0, 1 तो पावर 1, 2 तो पावर 2। या तो एक ही रिएक्टेंट है तो उसी की पावर 2 हो जाएगी, अगर 2 रिएक्टेंट है तो 1, 1 हो सकता है, 0, 2 हो सकता है, मतलब जोड़ के 2 आ जाएगा, ठीक है।
तो अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के जो अलग अलग रेट कांस्टेंट होते हैं उनकी यूनिट अलग होती है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 0 ऑर्डर की होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, 1 ऑर्डर की होती है पर सेकेंड और सेकेंड ऑर्डर की होती है पर मोल लीटर। अगर पर सेकेंड को छोड़ दें तो इसका लगभग इन्वर्स है, ठीक है। यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ -1 है और यहाँ -1 है तो लीटर का 1 है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्डर। यहाँ पर फिर से सॉरी एग्जांपल इजी होगा 3.4। तो हम लोग को ऑर्डर बताना है सिर्फ रेट कांस्टेंट का यूनिट देके। तो यहाँ देखिए यूनिट क्या है, तो थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है पर मोल लीटर, सेकेंड ऑर्डर हो गया, और यहाँ पर सिर्फ पर सेकेंड है तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो ये देखिए सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट होती है, तो वैल्यू से नहीं हम लोग यूनिट से पहचानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही करते हैं। अगली वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंटीग्रेटेड लॉ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग करेंगे। फिर कैटलिस्ट वगैरह, आर्हेनियस इक्वेशंस, इनके बारे में, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर T2 T1, उसको हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में इतनी आप रिवाइज़ करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से बोर्ड के क्वेश्चंस को समझ पाएँ, ठीक है। और फिर अच्छे मार्क्स हम लोग ला पाएँ कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स और क्वेश्चंस पे फोकस करूँ। तो इस वीडियो में इतने ही। अगली वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी और आगे के कॉन्सेप्ट करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे अपने क्लास 12 केमिस्ट्री कनेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे।